एकता का मैसेज आया कि सर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम तैयारी कैसे करेंगे, तो ना हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देना बैच के एंड में। एकता, मेरे ख्याल से आप अभी नए आए हो, मेरे ख्याल से आपने अभी स्टार्टिंग से ज्वाइन तो नहीं किया था ना। हाँ, मुझे लग रहा है तभी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्योंकि जो वजह स्टार्टिंग से बैच ज्वाइन करके बैठे हैं मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ एक दिन, मतलब पहले दिन मैंने क्लियर कर दिया था कि सिलेक्टिव बेस आपको यूज़ नहीं करना। इट मीन्स अगर आप मेरी फैमिली के बच्चे हो तो सिंपल सी बात है, सिलेक्टिव बेस में बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। मैं कभी नहीं अभी बोलूंगा। इट मीन्स बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से करके जाएं। मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, सर बैच चाहे खत्म हो चाहे बैच अभी चल रहा है, मेरे से ये मत पूछना कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ही रिप्लाई करूंगा भाई सारे टॉपिक करके जाने हैं, क्योंकि सर जो एग्जाम का लेवल आज से 5 साल पहले था ना, मतलब जब से आपके एमसीक्यूज पैटर्न बना है, तो स्टार्टिंग के 3-4 साल तो मतलब ऐसे मक्खन वाले पेपर आते थे। मतलब मक्खन मलाई वाले का मतलब क्या है, एक एक लाइन के अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं। अब बच्चों को उसकी आदत लग गई। और प्रॉब्लम क्या है, जो उस अटेम्प्ट के अंदर सीएस बने ना, मतलब जो पहले सीएस बने वो नॉर्मली गाइड क्या करते हैं, अरे भाई स्कैनर कर लियो यार, स्कैनर तो कर लेगा ना, तेरे सारे क्वेश्चन वहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। सर अब वो जमाना खत्म हो चुका है, स्कैनर करो और पास हो जाओ। मैं सही बता रहा हूँ सर, आपको मेरी बात शायद बुरी लगेगी एकता, मतलब आपको लगेगा कि सर मुझे गुस्सा क्यों हो रहा है, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि आप अभी नए हो, मैंने ऑलरेडी पूरी क्लास को पहले बता दी है। मतलब अगर आप इस बार का पेपर चेक करोगे ना, इस बार का पेपर आप चेक करोगे, मतलब एक एक पेज पे उन्होंने दो दो क्वेश्चन डाले हैं बस। मतलब बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन थे। तो मतलब आपको उस लेवल के लिए तैयार होना पड़ेगा, हमें बड़े बड़े क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, और अब एग्जाम का लेवल बहुत अलग है। इवन आज शाम को ना वैसे मुझे यूट्यूब पे वीडियो बना के डालनी थी, बट एकता ने अभी लाइव चैट के अंदर मुझसे डाउट पूछ लिया, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं आपको 10 मिनट लगा के ना, 10 मिनट लगा के अभी बता दूं, और यही सेम वीडियो फिर मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। अब इधर देखना, मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। कल मैंने क्या किया, कल मैंने आपके लिए काम किया था, मतलब जो मेरे यूट्यूब फैमिली के बच्चे थे उनके लिए भी, और कल मैंने आपके लिए भी काम किया था। कल मैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर गया और मैंने उनके पिछले 5 साल के, मतलब 10 अटैम्प्ट के, 10 से 12 अटैम्प्ट के ना सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए। मतलब आपको सारे के सारे पेपर अगर देखने हैं ना, आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे उनकी। तो कल जब मैंने सारे पेपर डाउनलोड किए ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब ये पेपर आप देख लो जी, ये हमारा मेरे ख्याल से जून, ये मैंने स्टार्टिंग किया दिसंबर 15, मतलब दिसंबर 15 का पेपर हो गया, दिसंबर 16 का हो गया, जून 15 का हो गया, जून 16 का हो गया। मतलब मैंने सारे के सारे पेपर यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हुए हैं, सिर्फ किस लिए कि मैं आपको ये दिखाना चाहता था शाम को यूट्यूब पे, कि अगर आप पहले क्या पेपर चेक करोगे ना सर, मतलब आपको सिंगल सिंगल लाइन क्वेश्चन आपको ऐसे दिख जाएंगे जैसे बच्चों वाली बातें होती थी। अब बच्चे को ना वो आदत पड़ी हुई है कि भैया टेक्स्ट तो हमारा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो हमें तो उस लेवल पे लेके चलना है। और दूसरा क्या है कि मतलब कई लोगों ने दिमाग में ये घुसा दिया कि भाई आपकी लाइन तो लो की है, आपको लो के ऊपर ध्यान देना, आपको टेक्स्ट के ऊपर इतना ध्यान देना ही नहीं है। सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर एक गाड़ी के 4 पहिए हैं और अगर एक पहिया भी अगर पंचर हो गया तो गाड़ी आगे कैसे निकलेगी। और ये कैसे हो सकता है कि सर आपका टैक्स मतलब मेन पेपर ना हो, और आप सीएस बनने के बाद इतने बड़े बड़े कंप्लाइंस टैक्सेशन के हैं, जीएसटी नया है, आप किसको कंसल्ट करोगे सर। आप तभी कंसल्ट कर पाओगे अगर आपको नॉलेज अच्छे लेवल पे होगी, और ये इंस्टीट्यूट ने दिखा दी है। मतलब अगर आप आईसीएसआई के पिछले 2 अटेम्प्ट चेक करोगे, उसने साफ साफ कह दिया कि भैया अगर आप इसको प्रायोरिटी मान के चलोगे, अगर प्रेफरेंस मान के चलोगे, तब तो एग्जाम का लेवल क्रैक कर पाओगे, नहीं तो भूल जाओ टैक्स का पेपर क्रैक करना जी। मतलब सिलेक्टिव बेस तो भूल ही जाओ, सिलेक्टिव बेस तो भूल ही जाओ। अब खुद देख लो सर, पहले आपके ना ये क्वेश्चन बनते थे, अब बताओ ये बच्चों वाले क्वेश्चन है एक एक लाइन के, उसके अंदर बच्चा कहता था सर ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, टैक्स में तो हमें कोई दिक्कत आती नहीं है। तो अब वो जमाना सर खत्म हो चुका है। उन सीनियर को भी एक बात बोल दो कि अब वो तुम्हारे जमाने की बातें होती थी भैया, अब वो हमारे जमाने के अंदर बातें नहीं होती। मतलब पिछले 1 साल से इंस्टीट्यूट ने पैटर्न बिल्कुल ही चेंज कर दिया सर। एग्जाम का जो लेवल है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपने लिंकिंग के साथ प्रोविजन पढ़े हैं, आपने बड़े बड़े क्वेश्चन क्लास में सोल्व की हैं, आपने प्रैक्टिस अच्छे ढंग से की है, आपने लॉजिक्स अगर क्लियर की है, तभी वो क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर उतने ही क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे जो एक एक लाइन वाले आज भी बन रहे हैं जी। और इवन मैंने ना कुछ डिफरेंस बनाए थे, डालने में कोई शाम को थे, बट चलो अभी आपकी क्लास चली रही है तो मैं बता दूं आपके थ्रू, मैं सारे यूट्यूब फैमिली को भी बता दूंगा। मैंने कल ना डिफरेंस बनाए थे। अब जो मैंने कल डिफरेंस आपके बनाए थे ना, आपको मैं दिखाता हूँ पिछले 10 अटेम्प्ट को और पिछले 2 अटेम्प्ट को अगर मैं कंपेयर करूँ तो दोनों के अंदर क्या फ़र्क निकल के आ रहा है। अब पिछले 10 अटेम्प्ट का मतलब अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूंगा ना, उन पेपर में सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते थे।
मतलब सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो भी मैंने आपको दिखाए हैं। अब ये जून 15 का पेपर है, मतलब अगर आप इनके क्वेश्चन चेक करोगे ना सर, 87 ए बी रिबेट कितनी मिलती है, सरचार्ज कितना लगता है, प्रीवियस ईयर इनकम कमाने वाले साल को हम क्या बोलेंगे, बताओ ये बच्चों वाले क्वेश्चन आते थे। अब क्या इस पेपर को आप आज के पेपर से कंपेयर कर पाओगे? आंसर इज नो ना। अब जो बच्चा इस अटेम्प्ट के अंदर निकला उसको क्या लग रहा है, भाई स्कैनर कर लो पास हो जाओगे, स्कैनर कर लो पास हो जाओगे। अरे भाई स्कैनर कर लो पास हो जाओगे, अब वो जमाना नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या, बच्चा फिर उन्हीं के चक्करों के अंदर पीछे पड़ता है, फिर बच्चा फेल होता है, फिर बच्चा कहता है सर हमको तो उम्मीद ही नहीं थी कितने बड़े बड़े क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सर पिछले जितने भी अटेम्प्ट अगर आप चेक करोगे ना, अगर आप क्वेश्चन पेपर चेक करोगे तो आपको लगेगा कि सर वो क्वेश्चन पेपर बहुत अलग थे, आज के पेपर बिल्कुल अलग है, और आपको रियलिटी में जीना पड़ेगा, आपको रियलिटी फील करनी पड़ेगी, आपको उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आज ही क्लियर कर दूं जी। ठीक है, एकता कह रही कहाँ से मैंने सर से क्वेश्चन पूछ लिया, हद हो गई सर, सॉरी सर, सॉरी नहीं एकता, मैं आपके थ्रू ना पूरे बच्चों को समझाना चाहता हूँ। मे बी आप जैसे कई बच्चों के दिल में विचार चल रहे होंगे, तो मैं उन सब के क्वेश्चन क्लियर कर दूं कि अब हमें पैटर्न थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उस लेवल की हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और आपको मैंने पहले भी कहा था, आज हमारे 50 से 55 लेक्चर जो हमारे जीएसटी के लगेंगे, वो किस लिए लगेंगे सर, मतलब 15 से 20 लेक्चर में, 25 लेक्चर में लोग जीएसटी खत्म कर देते हैं। अब 50-55 लेक्चर लगने का रीजन क्या है, क्योंकि आपको उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, क्वेश्चन बड़े बड़े सोल्व करने पड़ेंगे। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन जीएसटी का बने, अगर 45 नंबर का जीएसटी, तो 45 नंबर हमारे होने चाहिए। मतलब ये ना फील हो कि यार हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन हमने कभी देखा ही नहीं था, ये क्वेश्चन मुझे सोल्व क्यों नहीं हो रहा, इतना बड़ा क्वेश्चन तो मैंने कभी किया ही नहीं है। तो उस लेवल की अगर आप तैयारी करके चलोगे तब एग्जाम क्रैक होंगे। चलो वापस आओ जी, इधर देखो ध्यान से। तो पहले सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन बनते थे, अब जो पिछले 2 अटेम्प्ट से बन रहे हैं, और इवन जो आगे पैटर्न होगा वो उस लेवल पे ही होगा, आगे पैटर्न कम नहीं करेंगे, आगे पैटर्न वो इंक्रीज ही करेंगे, कम का तो मतलब ही नहीं है। क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, जिस तरह से बच्चे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम का लेवल इंक्रीज होगा, एग्जाम का लेवल कम होने का तो मतलब ही नहीं है। और आज जो एग्जाम बन रहा है, आज जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। केस स्टडी बेस्ड का मतलब क्या है, मे बी अगर आपको बताओ सीए के एग्जाम में एमसीक्यूज जो बनते हैं ना, वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज बनते हैं, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम लगता है। आप ये देख लो ना, इस बार का पेपर है ये, अभी मैंने जीएसटी के आंसर बना के डाले हैं, और बच्चे ने जब जीएसटी के आंसर चेक किए तो बच्चों को तब पता लगा कि उनके कितने क्वेश्चन गलत है, कितने क्वेश्चन सही हैं। और मैं इनकम टैक्स के भी आंसर बना के डालने वाला हूं, उनको तब फील होगा कि उन्होंने क्या क्या गलती की और क्या क्या गलती नहीं की, उसको फिर हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बट अब ये देखो, इस बार का पेपर है सर, एक पेज में 2 क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन सेट ऑफ का है, इतना बड़ा क्वेश्चन टोटल इनकम निकालने का है। मतलब आधे बच्चे तो पहले तो देख के ही घबरा जाएंगे, भाई क्वेश्चन पढ़े या ना पढ़े। आधे बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे ही नहीं सर, छोड़ ना, 1 नंबर, ये इस पे भी काटा मार, इस पे भी काटा मार। अब ऐसे कितने सारे क्वेश्चन है भाई, ऐसा तो है नहीं है कि 2 क्वेश्चन है। अब अगर पूरे इनकम टैक्स का अगर आप क्वेश्चन चेक कर लोगे ना सर, आपको इतने से, ये देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सारा क्वेश्चन नंबर 5 ही चल रहा है। अब सोच के बोला, क्वेश्चन पढ़ने में भी तो टाइम लगेगा ना, क्वेश्चन को समझने में भी तो टाइम लगेगा ना सर। अब पढ़ने में समझने में टाइम लगेगा, वो वही क्लियर कर पाएगा इसने प्रोविजन अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। ठीक है जी। तो ये सिलेक्टिव बेस वाला, पहले तो ये मंथन जो सिलेक्टिव बेस दिमाग में है उसको बाहर निकाल दो आज ही सर। ठीक है, सिलेक्टिव बेस का अब जमाना चला गया, सिलेक्टिव बेस का अब कोई भी जमाना नहीं है। आपको एग्जाम का, आपको उस लेवल की तैयारी करके चलनी पड़ेगी। आपको मैं दिखाऊं सर, मैं हैरान हो गया, मतलब ये देख लो, इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर है, सारा का सारा क्वेश्चन है, उसके बाद आंसर है। अब बताओ, जिस बच्चे ने क्वेश्चन देख लिया होगा, पहली बात तो भाई साहब उसके टेंशन इतनी दिमाग के अंदर चढ़ गई होगी, सर क्वेश्चन पढ़िया क्या करें, उसको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन ये वाला। उसको तो लगेगा कि भाई साहब मेरे को तो वो स्कैनर मैं करके गया था, स्कैनर के अंदर से मेरा कुछ भी नहीं आया, और मेरे सीनियर ने कहा था कि भाई सीएस में तो क्या होता है, स्कैनर कर ले पास हो रहा है, स्कैनर कर ले पास हो रहा है। अब वो जमाना खत्म हो चुका है, टैक्सेशन के अंदर तो खास तौर पे। और इसको ये कहना बिल्कुल ही छोड़ दो कि भैया ये हमारा मतलब मेन पेपर नहीं है, हमारी लाइन लो की है। सर सिंपल सी बात है, अगर आप पेपर को आई हेट यू बोलोगे, वो आई हेट यू टू बोलेगा, वो ऐसे नहीं बोलेगा, वो रिजल्ट के अंदर बोलेगा। अगर आई लव यू बोलोगे तो वो लव यू टू बोलेगा, रिजल्ट के अंदर बोलेगा। तो आपको उस लेवल से प्यार करना पड़ेगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, उस लेवल का तैयार होकर जाना पड़ेगा जी। ठीक है जी। तो ये देख लो, मैंने कल सारा ना एनालाइज किया, मेरे को ये था कि चलो शाम को वीडियो बना के मैं बच्चों के लिए डाल दूंगा, बट अब बच्चे का डाउट मेरे पास आ गया, मैं कहा चलो आपको भी समझा ही दूं भाई, चलो लाइव क्लास में चल के आपको भी समझा दूं, आपके बहाने यूट्यूब वाले बच्चे भी समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले आपके सिंगल लाइन क्वेश्चन थे, अब सिंगल लाइन क्वेश्चन नहीं थे, प्रोविजन बेस्ड बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। और पहले तो 13 से 14 पेज में पेपर खत्म हो जाता था,
आज से आज भाई साहब 30 से 32 पेज के अंदर पेपर जा रहा है। मतलब अगर आज तो एक पेज पे, मतलब उन्होंने बीच में बाइफरकेशन की हुई है, अगर आप टोटल कैलकुलेशन करोगे एक्चुअल बेस पे 30 से 32 पेज के अंदर एक पेपर बनेगा। मतलब इतना मोटा बंडल अगर आपके हाथ में आएगा तो आप सोच सकते हो वो लाइनों वाले क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, प्रोविजन बेस बनेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे, प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये पहले क्रैमिंग बेस पैटर्न था। क्रैमिंग बेस का मतलब क्या है कि हाँ भाई लिमिट्स आपने याद कर ली तो मतलब पूरे पेपर में काफी सारे लिमिट्स आपको देखने को मिलेंगी, काम हो जाएगा। कुछ प्रोविजन आपने रट लिए, कुछ चैप्टर आपने कर लिए, कुछ चैप्टर आपने छोड़ दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल उतना था ही नहीं। और जो लेवल आता था उस लेवल पे अगर आप तैयारी करोगे तो आराम से 50-55 नंबर आ जाते थे। अब वो क्रैमिंग बेस उन्होंने चेंज कर दिया, वो कॉन्सेप्ट बेस पैटर्न है। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि अगर प्रोविजन सही ढंग से क्लियर होंगे तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अगर प्रोविजन सही ढंग से क्लियर नहीं होंगे आप क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं सकते जी। उसके बाद पहले जो पेपर 100 नंबर का बनता था उसमें 70 से 75 क्वेश्चन बहुत आसान बनते थे। मतलब इट मीन अगर किसी बच्चे ने सिंगल रिवीजन भी की होगी ना, अगर एक रिवीजन भी की होगी तो 70-75 नंबर उसके इजीली आते थे। मतलब पहले एग्जामिनेशन की लाइन लग जाती थी। इवन जो बच्चे सेल्फ स्टडी वाले थे, मतलब जो बच्चे कहते थे सर हमें बस सिलेक्टिव बता दो, अगर वो सिलेक्टिव भी करते थे तो भी 70-75 मार्क्स उसके आते थे। और 10 से 15 क्वेश्चन एवरेज, 10 से 15 मुश्किल। 100 नंबर के अंदर 50 क्वेश्चन आपको आसान देखने को मिलेंगे, 30 एवरेज देखने को मिलेंगे और 20 क्वेश्चन आपको मुश्किल देखने को मिलेंगे जहां पे आपका दिमाग चलेगा। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता, आप पिछले 2-3 अटेम्प्ट के पेपर देख लो, आप लेवल चेक कर लो, आपको खुद पता लग जाएगा कि एग्जाम का लेवल इस पर क्या आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद पहले आप वही स्कैनर कर लो, सिर्फ रिवीजन क्लास देख लो तो भी काम चल जाएगा, बट अब सिर्फ स्कैनर से काम नहीं चलेगा। आपने अगर पहले सही ढंग से क्लासेस ली हुई हैं, चाहे आपने कहीं से भी ली हुई हैं, या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आपने डिटेल में पहले एक बार पढ़ा हुआ है, तब अगर सिर्फ रिवीजन क्लास देख लोगे या अमेंडमेंट क्लास देख लोगे तो काम हो जाएगा। बट मैं सिंपल सी बात बोलूंगा सर, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आपकी रिवीजन कम से कम एग्जाम से कम पहले, एग्जाम से पहले की बात कर रहा हूँ, 3 से 4 रिवीजन होनी चाहिए। अगर आपके जून में एग्जाम हैं और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अप्रैल और मई में क्लासेस खत्म करके जून में एग्जाम दे दूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी के अंदर जी रहे हो। वो मतलब आंखों पे आप पट्टी बांध के जी रहे हो, फिर मतलब कुछ भी हो, मैं सही बता रहा हूँ सर, आपको मेरी बात बुरी लगेगी, आंखों पे पट्टी बांध के आप जी रहे हो। आपको मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर आपको जून में एग्जाम देने हैं और बढ़िया तरह से एग्जाम निकालने हैं, मार्च के एंड तक किसी भी हालत में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। कम से कम 2 महीने आपको रिवीजन के लिए मिले हर पेपर की। कम से कम अगर 3 से 4 बार रिवीजन करोगे तब जाके एग्जाम क्लियर होंगे, नहीं तो एग्जाम क्लियर नहीं होंगे। चाहे वो आपके पास एक ग्रुप है, चाहे वो 2 ग्रुप हैं, अगर आपको किसी भी ग्रुप के एग्जाम देने हैं, मिनिमम कह रहा हूं मिनिमम कम से कम 2 महीने रिवीजन के लिए होंगे, तब आप तैयारी कर पाओगे। सर सेल्फ स्टडी से ही एग्जाम निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोचिंग मेरी अप्रैल के एंड तक चल रही है, कोचिंग मेरी मई तक चल रही है और मैं जून में एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ, वो बेकार की बातें हैं बिल्कुल। वो बेकार के बाद जो आधे बच्चे एग्रीगेट में अटकते हैं ना, जो आधे बच्चे एग्रीगेट में अटकते हैं, उनका रीजन ये उनकी कोचिंग कंप्लीट नहीं होती। और अगर 2 महीने पहले आपकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपने कम से कम 3 बार रिवीजन कर लिया, मतलब ही पैदा नहीं होता कि आपका एग्जाम क्लियर ना हो जी। ठीक है। और जो बच्चे गैम्बलिंग यूज करते हैं, मतलब गैम्बलिंग का मतलब क्या हो गया कि आप में से कई बच्चे हैं ना, देखो अभी तो हमारे बैचेस अभी स्टार्ट हुए हैं, अभी आप कई सारे ग्रुप के मेंबर बनोगे, कई सारे टेलीग्रुप के मेंबर बनोगे, दिन में 100 नोटिफिकेशन आपके पास आएंगी, अभी दिमाग कंफ्यूज करने वाले लोग मिलेंगे, डिमोटिवेट करने वाले लोग मिलेंगे, आपको नीचे गिराने वाले लोग मिलेंगे, कई सारे दोस्त बनेंगे आपके। आधी फैमिली तो आपकी यूट्यूब पर बन जाएगी। मतलब यूट्यूब एक फैमिली बन जाएगी जो सारा दिन यूट्यूब के ऊपर बैठे रहते हैं। मतलब कई बच्चे तो वो समझ जाते हैं पूरा दिन यूट्यूब के ऊपर बैठते हैं सर, पूरा दिन यूट्यूब पर बैठते हैं, पता नहीं वो पढ़ाई कब करते हैं, वो पूरा दिन यूट्यूब पे क्या करते हैं, कितनी नोटिफिकेशन उनके मोबाइल के अंदर आती है मुझे खुद ही नहीं पता, वो कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं मुझे खुद ही नहीं पता। उनको यही नहीं पता कि उनको जून में एग्जाम देने नहीं देने हैं, उनको यही नहीं पता कि जून में एग्जाम क्लियर करने नहीं करने, उनको यही नहीं पता कि मुझे किस तरह से तैयारी करनी है। तो सिंपल सी बात निकल कह रहे हैं, उस टाइम आपको फील होगा कि जब काफ़ी सारे दोस्त आपके बन जाएंगे ना, तो उस टाइम आपको लगेगा कि भाई साहब मैं क्या करूं। तो आपका दिमाग पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि जो भी मेरे को ये बोलेगा इस बार का पेपर मुश्किल आने वाला है, इस बार का पेपर आसान आने वाला है, पेपर यहाँ से बनेगा, पेपर वहाँ से बनेगा, भाई तूने ये कर लिया, भाई तूने वो कर लिया, पिछली बार ये बना था इस बार वो नहीं बनेगा। क्योंकि ना कई लोगों का काम ही होता है कि पिछली बार क्या बना था इस बार क्या नहीं बनेगा। अच्छा पिछली बार ये बना इस बार ये नहीं बनेगा, पिछली बार ये नहीं बना इस बार ये बनेगा, पिछले 2 टाइम से ये बन रहा है इस बार ये नहीं बनेगा। ये सारी बातें बेकार की हैं। अगर आप 100% सिलेबस कंप्लीट करके जा रहे हो, 100% अगर आप तैयारी करके जा रहे हो, तभी एग्जाम क्लियर करने की बात करना, नहीं तो बच्चों वाली बातें हैं, प्रोफेशनल एग्जाम है, कोई मजाक एग्जाम नहीं चल रहे सर।
फिर आपका दिल टूटेगा, आप फ्रस्ट्रेशन में जाओगे, आप टेंशन लेके बैठ जाओगे मेरे एग्जाम क्यों नहीं क्लियर हो रहे, बट आप ये चेक नहीं करोगे कि आपने किया क्या था। एक बार अपने दिल से पूछ लेना कि अगर आपने 100% सिलेबस सही ढंग से 3 रिवीजन के साथ अगर कंप्लीट किया था और फिर आपके एग्जाम क्लियर नहीं हुए, फिर आप मुझे बोल देना कि यस सर आप गलत कहते हो। मैं लिख के देने को तैयार हूं कि अगर आपने 100% सिलेबस कंप्लीट किया और कम से कम 3 रिवीजन करके अगर आपने एग्जाम दिए थे, मतलब ही पैदा नहीं होता कि कोई ऐसी की तैसी कोई आपको फेल कर दे। आपके 60-70 मार्क्स ऐसे आपके आएंगे सर, आपने कम से कम 3 रिवीजन की हो, आपने 100% सिलेबस पूरा कंप्लीट किया हो जी। ठीक है, चलिए अब आके। ठीक है, तो ये बातें मुझे बस मेनली आपको बतानी है कि देखो यार 100% अपना सिलेबस पे ध्यान लगाओ, बस जो हम क्लास में कर रहे हैं उसके नोट्स बनाते जाओ। बाकी मेरी रिवीजन क्लास तो बच्चों को पता ही है कि मैं मार्च में सिलेबस अपना कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि डेली बेस पे हमारी क्लास हो रही है सर। आपको मैंने पहले भी कहा था, देखो 300-325 घंटे आराम से लगेंगे हमारे, मतलब डेली बेस मंडे टू सैटरडे क्लास हो रही है, आगे आने वाले टाइम में संडे भी क्लास होगी। ठीक है, तो हम कहीं ये फील नहीं कराऊंगा कि सिलेबस हमारा फास्ट चल रहा है, शिद्दत से पढ़ाई करके चलेंगे, मजे में पढ़ाई करके चलेंगे, हर चीज़ को समझ के चलेंगे, बट आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। मार्च में जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, आप में से काफ़ी सारे बच्चे जानते हैं कि अप्रैल और मई में पूरी रिवीजन यूट्यूब के ऊपर करवाता हूँ जी। और इस बार तो मैं जून वाले बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, रिवीजन तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, बट मुझे जहाँ जहाँ बच्चों की प्रॉब्लम लग रही है उस प्रॉब्लम को मैं सही करूंगा सर, उस प्रॉब्लम को सही करूंगा, प्रोवाइडेड अगर आप मेरा साथ दे रहे हो। क्योंकि इस बार ना मैंने देखा है, मतलब बच्चे, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी यूट्यूब पे, बच्चे बहुत कम प्रैक्टिस करने के लिए आए सर, बच्चे रिवीजन के लिए भर भर के आ जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आएंगे। उनको ये नहीं पता कि जब तक हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे एग्जाम क्लियर नहीं होंगे सर, एग्जाम क्लियर नहीं होंगे, ये आपको मानना पड़ेगा। हाँ, रिवीजन से अच्छा, रिवीजन अच्छी होती है, बट अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है जी, तो मैं पूरी कंप्लीट बताऊंगा कि जून का हमारा शेड्यूल क्या रहेगा। चलो वापिस आओ जी, वापिस आओ। ठीक है एकता, अब एकता से काम करें, मिलके काम करें। बच्चा कहता है हाँ हाँ सर, हाँ मिलके काम करते हैं। चलो इधर देखो ध्यान से। अब एक बार मैं इसकी पूरी स्क्रीन करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप उसकी नोटिंग कर लेना पहले तो जी, एक बार आप इसकी नोटिंग करना। ये तो अभी हमने रिवाइज, ये तो अभी हमने पढ़ लिया। एक बार पूरी स्क्रीन कर रहा हूँ उसकी, फिर आपने नोटिंग करनी है और फिर हम आगे